Bismillahirrahmanirrahim. My name is Abdul Samad and today we will discuss about a new topic about structure of atom. Atomic structure की सेकंड चैप्टर में हम एक अदर टॉपिक को पढ़ेंगे, नील बोहर एटॉमिक मॉडल। नील बोहर एटॉमिक मॉडल ये जो साइंटिस्ट थे नील बोहर ने 1913 में एक एटॉमिक मॉडल को प्रेजेंट किया। ही प्रेजेंटेड एटॉमिक मॉडल इन 1913। उन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया, प्रेजेंट किया, ताकि वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो उन्होंने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की जो ड्रॉबैक्स थे या इसकी जो एटॉमिक थ्योरी डिफेक्ट थे, ताकि वो ओवरकम करें। टू ओवरकम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ड्रॉबैक्स या डिफेक्ट्स, टू ओवरकम द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने जो मतलब डिफेक्ट एटॉमिक थ्योरी में वो पेश किए थे, जो डिफेक्ट थे, जो कुछ एक्सप्लेन नहीं किए, जो क्वेश्चन इस पे एराइज हो गए, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो इसकी डिफेक्ट भी मैंने एक्सप्लेन किया कि इसकी डिफेक्ट क्या है एटॉमिक थ्योरी में, इसकी कौन सी डिफेक्ट थे। तो वो डिफेक्ट उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किए, तो उस डिफेक्ट को दूर करने के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर से वो नील बोहर ने अदर एटॉमिक थ्योरी को एक्सप्लेन किया और उन्होंने वो डिफेक्ट दूर किए। बोहर कंसीडर हाइड्रोजन एटम इज़ अ मॉडल। सेकंड जो इसकी नील बोहर की काम है, उन्होंने हाइड्रोजन टेक इज़ अ मॉडल। उन्होंने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे काम किया, तो उन्होंने हाइड्रोजन को एज अ मॉडल लिया। हाइड्रोजन हमारे साथ एक सिंपलेस्ट एलिमेंट है, जिसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये बहुत सिंपलेस्ट एलिमेंट है। इसलिए उन्होंने हाइड्रोजन लिया सिंपलिसिटी के लिए। ये हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में सबसे सिंपलेस्ट जो एटम हाइड्रोजन है, तो इसलिए उन्होंने हाइड्रोजन लिया ताकि इस पर काम करे, क्योंकि ये सिंपलेस्ट एटम है और सिंपलेस्ट चीज़ पर हम बआसानी काम कर सकते हैं। तो इसलिए नील बोहर ने हाइड्रोजन एटम को एज अ मॉडल सेलेक्ट किया। मॉडल मीन उन्होंने इस हाइड्रोजन का मॉडल सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि उन्होंने हाइड्रोजन पर काम किया। दिस एटॉमिक मॉडल वाज बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग एजम्पशन। इसकी जो एजम्पशन थे नील बोहर की, नील बोहर एटॉमिक मॉडल एजम्पशन, उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, उन्होंने क्या एजम्पशन दिए। तो फर्स्ट जो पॉइंट था, नील बोहर ने जो कहा, इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द फिक्स्ड सर्कुलर पाथ called shell or energy orbit or energy level. Each orbit has a fixed energy. These orbits are also called energy levels. उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे साथ एटम है, इसके में न्यूक्लियस है, तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ। और उन्होंने इसको कहा कि इसको हम क्या कहते हैं, शेल या ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। तो उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस से बाहर जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक स्पेसिफिक पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर। इस पाथ को उन्होंने ऑर्बिट, शेल, एनर्जी लेवल या ऑर्बिट कह दिया। शेल,
ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। ये 3 टर्मिनोलॉजी ये सेम माना रखता है। ये थर्ड नाम आप इसको ले सकते हैं। सेकंड जो इसकी पोस्टुलेट्स थी, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। द farther the electron from the nucleus, the higher will be the energy and vice versa। उन्होंने कहा कि भाई द इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस के फासले पर डिपेंड करता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टेंस या रेडियस। डिस्टेंस या रेडियस हम भी कह सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर हो उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी। लेट सपोज ये अदर शेल है हमारे साथ और ये अदर शेल है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, इसकी एनर्जी मिडल होगी और ये सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जितने न्यूक्लियस से दूर होगा इतनी ही इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। और जो थर्ड पॉइंट as long as electrons are revolving around the nucleus in fixed circular orbit, they do not gain or lose energy. For example, energy of an orbit is fixed। थर्ड जो इन्होंने पॉइंट एक्सप्लेन किया, ये न्यूक्लियस है हमारे साथ, ये शेल है। तो उन्होंने कहा जो भी इलेक्ट्रॉन किसी एक ख़ास स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूम रहा हो तो वो न एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है न एनर्जी को लॉस करता है। लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रॉन है इसी अपने फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है तो ये न एनर्जी लॉस करता है न गेन करता है। अगर ये डाउन आ गया या अप आ गया, अदर शेल में आ गया, तो इसी ही कंडीशन में एनर्जी को लॉस करेगा। तो इट्स मीन के एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होगी। 4 नंबर जो इसकी पॉइंट उन्होंने पेश किया, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू द लोअर एनर्जी ऑर्बिट इट रेडिएट energy, and when it jump from lower energy orbit to the higher energy orbit it absorb energy। इट्स मीन अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर जंप किया तो इट्स मीन ये एनर्जी को रेडिएट करता है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है इस शेल की और इस शेल की इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम है। तो ज़्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आता है तो भाई इसके साथ एनर्जी तो ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा अमाउंट जितने ये एनर्जी डिफरेंस है इन दो शेल्स के दरमियान, वो एनर्जी इतनी ही अमाउंट ये रेडिएट करेगा। अगर सिमिलरली यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर आता है तो भाई जितने ये एनर्जी डिफरेंस है इस शेल में, इस शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान और इस शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान, इतनी ही एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा। तो इट्स मीन के ऊपर से जो अपर मोस्ट शेल होते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ से आते हैं यहाँ पर, तो ये एनर्जी बतदरीज एक्सक्रीट करेगा, मतलब ये खारिज करेगा। और जहाँ से जो आता है, मतलब नीचे से अगर यहाँ पर आता है और यहाँ से यहाँ आता है, तो ये जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ये इलेक्ट्रॉन, इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इसी एनर्जी की बदौलत ये अपर आता है। तो ये एनर्जी डिफरेंस हम इस तरह किसी इलेक्ट्रॉन की मालूम कर सकते हैं। ये मैं साफ़ करता हूँ, ये न्यूक्लियस है, ये शेल्स है। किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम इस इक्वेशन पे से मालूम करते हैं। डेल्टा E इज इक्वल टू E2 मनफी E1। डेल्टा मीन्स चेंज इन एनर्जी या डिफरेंस इन एनर्जी। E स्टैंड फॉर एनर्जी, E2 स्टैंड फॉर हायर एनर्जी एंड E1 स्टैंड फॉर लोअर एनर्जी। लेट्स सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इस या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो
इस एनर्जी वाले, इस लोअर एनर्जी वाले E1 से रिप्रेजेंट करते हैं। E1 एनर्जी है इसकी, लोअर एनर्जी है। और जब यहाँ पर आ गया तो E2 हो गया, मतलब हायर एनर्जी हो गया। तो इसकी एनर्जी डिफरेंस, लेट्स सपोज इस शील की एनर्जी 10 है, 10 जूल है फ़र्ज़ करें इमेजिनरी, और इसकी 20 जूल है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो इसकी एनर्जी 20 होगी, और जहाँ यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो फ़र्ज़ करें इसकी एनर्जी 10 होगी। तो यहाँ से यहाँ तक ये एनर्जी डिफरेंस कितने होगी? तो E2 मनफी E1, E2 कितना है? E2 की एनर्जी इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से को जाए 20, और यहाँ की एनर्जी कितने हैं? मनफी 10। तो डेल्टा E कितने होगी? 10 जूल होगी। तो इसी इक्वेशन से हम इसकी एनर्जी डिफरेंस भी मालूम कर सकते हैं, डेल्टा E। और ये डेल्टा E हमारे साथ h न्यू की बराबर है, h न्यू। तो डेल्टा E हम इस तरह कह सकते हैं कि डेल्टा E हमारे साथ E2 मनफी E1 है, और ये h न्यू की बराबर है। तो h हमारे साथ है प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट। ये जो h है हमारे साथ, ये प्लांक कांस्टेंट है। सेकंड जो है ये v की तरह है, v की तरह इस तरह। ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। थर्ड जो है, थर्ड E1 एनर्जी ऑफ लोअर, द लोअर एनर्जी ऑर्बिट, द लोअर एनर्जी ऑर्बिट। ये मतलब E1 लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी लोअर ऑर्बिटल की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और फोर्थ जो है E2 द हायर एनर्जी ऑर्बिट, द हायर एनर्जी ऑर्बिट, द हायर एनर्जी ऑर्बिट। और जो डेल्टा E है, फिफ्थ डेल्टा E, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द एनर्जी डिफरेंस, द एनर्जी डिफरेंस। मतलब इस एनर्जी और इस एनर्जी ऑर्बिट में कितने फ़र्क है, मतलब इस ऑर्बिट की एनर्जी में कितना फ़र्क है, या इस ऑर्बिट और इस ऑर्बिट की एनर्जी में क्या फ़र्क है, या इस ऑर्बिट और इस ऑर्बिट की एनर्जी में क्या फ़र्क है। तो ये डिफरेंस बताता है, ये डेल्टा ऑफ E बताता है, डेल्टा E ये बताता है। जो फिफ्थ जो पॉइंट है, द इलेक्ट्रॉन कैन रिजाइड इन एनी वन ऑफ द ऑर्बिट एंड कैन नॉट स्टे इन बिटवीन देम। उन्होंने जो फिफ्थ पॉइंट कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है एक स्पेसिफिक सर्कुलर ऑर्बिट में मतलब घूमता रहेगा, और इन बिटवीन ऑफ दिस एरिया शेल्स इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिजाइड। ये डायरेक्टली जंप करता है, यहाँ पर बहुत कोई टाइम नहीं गुजारता है। तो इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में या स्पेसिफिक एरियाज़ में रहेगा, तो हर जगह नहीं होगा कि भाई यहाँ से यहाँ अगर आता है तो यहाँ पर टाइम गुजारता है, नहीं, ये डायरेक्टली जंप करता है। एंगुलर मोमेंटम जो सिक्स पॉइंट है, एंगुलर मोमेंटम MVR, ये फिज़िक्स की एक टॉपिक है। ये किस चीज़ की बराबर है? ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। MVR इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π किस चीज़ की बराबर है? इसकी मैं इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ। अगर यह एक दीवार है और इसमें एक हुक है, और एक हुक के में आपने एक रस्सी को बांध लिया है, इसी तरह एक रस्सी को बांध लिया, यहाँ से आपने पकड़ लिया, और इसी रस्सी को आप इसी तरह घुमाए, इसी तरह, तो इसमें एक इसी तरह पोजीशन, इसी तरह अपनी पोजीशन को बनाएगा। तो यहाँ से
यहाँ से यहाँ तक ये ट्रफ है, ये ट्रफ है, ये क्रस्ट है, और यहाँ से यहाँ तक ये किस चीज़ के बराबर है? ये लेमडा की बराबर है। तो ये कितने लेमडा बनाता है? अगर आप इसको इस तरह हिलाए, ये रस्सी है, लेट सपोज ये रस्सी है, तो ये मुख्तलिफ मतलब ज़्यादा भी इसमें बन सकता है, कम भी इसमें बन सकता है, तो डिपेंड करता है आपके मूवमेंट पे। तो हम कह सकते हैं कि एन लेमडा, इसमें मुख्तलिफ जो नंबर की, अगर दूसरी रस्सी है, दूसरी कुंडी में आपने इस तरह बांध किया और इस तरह हिलाया, तो इस तरह एन लेमडा, इसको हम लेमडा कहते हैं। यहाँ एक क्रस्ट से दूसरी क्रस्ट और एक तरफ से दूसरी तरफ को हम इस फासले को लेमडा कहते हैं, तो एन लेमडा बनाता है। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन भी घूमता है तो शेल्स में इलेक्ट्रॉन, लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर घूमता है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी इसी तरह घूमता है, इसी तरह घूमता है, इसी तरह घूमता है, और इसी तरह यहाँ से एक तरफ के और दूसरे तरफ के दरमियान ये लेमडा है। तो इलेक्ट्रॉन भी अगर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है तो एन लेमडा मतलब बनाता है, एन लेमडा। एन मीन एनी नंबर फ्रॉम 10, 30, 14, 16, ये एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 लॉट लेमडा ये बनाता है। तो जो एम वी आर है, एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन की, एंगुलर मोमेंटम किसे कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम जब आप किसी एक स्पेसिफिक मदार से घूम रहे, स्पेसिफिक पॉइंट से घूम रहे हैं, लेट सपोज ये एक पत्थर है और आपने इस तरह बांधा है और आप इस तरह इसको घुमा रहे हैं, तो एक मोमेंटम लीनियर होता है। अगर इसको आप इस पत्थर को आप इस तरह मूव करें तो इस मोमेंट को हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं, इसको लीनियर मोमेंटम। और अगर एक स्पेसिफिक सर्कल में आप इसको मजबूर करें ताकि घुमाए, तो इस मोमेंटम को हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ये फिज़िक्स की टॉपिक है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, लीनियर मोमेंटम क्या है, ये एक अलग टॉपिक है, इस तरह नहीं है, लेकिन सिर्फ इतने आपको सीखना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम एक स्पेसिफिक सर्कल में होता है और लीनियर मोमेंटम एक स्ट्रेट पाथ में होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन लीनियर मोमेंटम की ज़िक्र हम नहीं करते, हम एंगुलर मोमेंटम की ज़िक्र करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी एक सर्कल में घूम रहा है और हर पॉइंट पर लीनियर मोमेंटम में डायरेक्शन चेंज होता है, लेकिन इसी सेंटर की वजह से इसकी पाथ में चेंज नहीं आता है। तो इसलिए एक स्पेसिफिक सर्कल में ये पत्थर घूमने पर मजबूर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी एक स्पेसिफिक सर्कल में घूमने पर मजबूर है। इसलिए इसकी एंगुलर मोमेंटम हमारे साथ एन लेमडा बाई 2 पाई की बराबर है। एन एच बटा 2 पाई, एन एच बटा 2 पाई की बराबर है। तो ये इक्वेशन किस तरह उन्होंने डिराइव किया है? एम वी आर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एन नंबर ऑफ एच बटा 2 पाई की बराबर है। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि भाई इन्होंने किस तरह ये डिराइव किया है। तो हम जानते हैं कि 2 पाई आर ये हमारे साथ सरकमफेरेंस ऑफ एनी सर्कल 2 पाई आर की बराबर होता है। ये इसकी सेंटर, इसकी ये सरकमफेरेंस एवरी जो सर्कल है ये 2 पाई आर की बराबर है। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन इसमें इस तरह घूमता है, इसी तरह ये लेट सपोज न्यूक्लियस है, इसी तरह घूमता है इलेक्ट्रॉन, तो एन लेमडा बनाता है 2 पाई आर एन लेमडा बनाता है, जिस तरह मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, एन लेमडा बनाता है। यहाँ से यहाँ पर एक लेमडा है तो ये एन लेमडा बनाता है। तो
लेमडा किस चीज़ की बराबर हो गया, लेमडा बराबर हो गया 2πr, अगर n यहाँ से यहाँ पर लाए तो n की बराबर हो गया। हम ये भी जानते हैं कि लेमडा हमारे साथ किस चीज़ की बराबर, h/mv। तो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू को हम पुट करते हैं, यही वैल्यू इसी ही इक्वेशन में पुट करते हैं। तो h/mv इज इक्वल टू 2πr/n। इसी तरह अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो hn इज इक्वल टू mv क्रॉस 2πr। अगर हम इसी तरह हम इससे 2πr यहाँ पर डिवाइड करें, 2π यहाँ पर डिवाइड करें और 2π यहाँ पर डिवाइड करें, तो इसी तरह mv 2π यहाँ पर भी डिवाइड हो गया, 2π यहाँ पर कट हो गया ये पर, तो mv और ये r रह गया, और इसी तरह nh/2π। तो हम कह सकते हैं कि भाई mvr हमारे साथ nh/2π की बराबर है। तो जब इलेक्ट्रॉन इस तरह घूमता है तो ये इसलिए इस तरह निकाला है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इस तरह घूमता है तो n लेमडा बनाता है वी सर्कल में। तो mvr हमारे साथ किस चीज़ की बराबर है, n नंबर ऑफ h/2π की बराबर है, हम ये कह सकते हैं, और ये इसी इक्वेशन से निकाला गया है। यहाँ पर n जो हमारे साथ है n, ये नंबर ऑफ शेल रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ शेल रिप्रेजेंट करता है, m जो हमारे साथ रिप्रेजेंट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है, v हमारे साथ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है, r यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। लेट्स सपोज इसी रेडियस में शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो ये r इसी रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो ये रेडियस इसी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। और h जो हमारे साथ है, h ये प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू है प्लांक कांस्टेंट h, जिसकी वैल्यू है ये प्लांक ने कैलकुलेट किया था 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जॉल सेकंड। ये प्लांक कांस्टेंट की 34 किलो जॉल पर सेकंड, ये इसकी वैल्यू है। तो इसलिए जो ऑर्बिट बोहर ने डिफाइन किया, तो उन्होंने इसने इसी शेल्स को एक अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया, KLMN। इसी तरह उन्होंने इस शेल को K, इसको L और इसको M दे दिया, या 1 2 3। तो उन्होंने पहली शेल को K, इसी को L, इसी को M, KLM एंड सो ऑन। तो K की सबसे कम लिएस्ट, अगर K शेल में कोई इलेक्ट्रॉन रहता है तो इससे सबसे लिएस्ट मतलब एनर्जी इलेक्ट्रॉन के साथ होगी, इसके साथ मतलब मिडल और इसके साथ जो ज़्यादा, और इस शेल में अगर रहता है इलेक्ट्रॉन तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें होगी। होप कि आपको कुछ पॉइंट समझ आई होगी, तो इसलिए यहाँ तक काफ़ी है। अपनी भाई को दुआओं में याद रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखें, और अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक करना ना भूलिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आपको बआसानी मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।